जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के मुख्य बिंदु इस तरह हैं: बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन, सूरत की फूट, गांधी युग जिसमें गांधी जी के प्रमुख 3 आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रीयता, सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज, मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक राजनीति एवं भारत का विभाजन। इन मुख्य बिंदुओं को हम क्रमवार एक के बाद एक इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों, संस्थाओं और घटनाओं का योगदान रहा है। प्रारंभिक वर्षों में उदारवादी नेताओं ने अपने तरीकों से देश का नेतृत्व किया, परंतु बाद में नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने अपने असीम देश प्रेम, बलिदान, त्याग के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और गति प्रदान की। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध और प्रतिरोध करने के अपने तरीकों द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक धरातल प्रदान किया। क्रांतिकारी आंदोलनों की विस्तृत श्रृंखला ने जनता के समक्ष त्याग और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर देश में अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। बच्चों, बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया था उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी और स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे हम। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय बंगाल का विभाजन था। बंगाल भारत का एक विशाल प्रांत था। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन किया जाना संभव नहीं है। इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर पूरे बंगाल में तेजी से फैल गई। कर्जन विभाजन की आड़ में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक वैमनस्यता भी फैलाना चाहता था। दिसंबर 1930 में जब बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी लोगों को हुई तो पूरे बंगाल में इसके विरुद्ध आंदोलन होने लगे। व्यापक जन विरोध के बाद भी ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बंगाल पर आघात कर इसे कमजोर बनाना चाहता था। लॉर्ड कर्जन का एक उद्देश्य हिंदू मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे बांटना था। विभाजन की खबर पाते ही पूरे बंगाल ने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने उपवास रखा, जुलूस निकाले, हड़ताल घोषित की और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। बंगाल विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को एक नई दिशा दी। बच्चों, स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम अब जानेंगे। राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी को ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का राजनीतिक अस्त्र बनाना चाहते थे। स्वदेशी के समर्थक देश का धन विदेशों में जाने से रोकने के लिए एवं बढ़ती हुई निर्धनता को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण एवं उपयोग आवश्यक समझते थे। उन्होंने इस विचार को कार्य रूप देने के लिए राष्ट्रवादियों ने कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस आदि के उद्योग स्थापित करने तथा राष्ट्रीय बैंक आरंभ करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना प्रारंभ की। स्वदेशी शिक्षा संस्थान खोले गए। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी प्रदर्शनी लगाई गई। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विचार किया गया। देवनागरी लिपि का प्रयोग अधिकाधिक करने पर जोर दिया गया। बच्चों, देवनागरी लिपि से तो आप परिचित ही होंगे, हिंदी भाषा। 1905 में पहली बार वंदे मातरम गीत से कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आरंभ हुआ। धीरे धीरे यह आंदोलन
पूरे देश में फैल गया। उग्र राष्ट्रवादी नेता इस आंदोलन के माध्यम से एक राजनीतिक जनसंघर्ष आरंभ करना चाहते थे। उन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। उग्र राष्ट्रवादियों ने व्यापक आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य रखा। आंदोलनकारियों ने केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया, अपितु सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया। इस आंदोलन में विदेशी सामान के बहिष्कार को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। आंदोलनकारी विदेशी कपड़ों की होली तो जला ही रहे थे, दूसरी तरफ धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया। महिलाओं ने विदेशी बर्तन और चूड़ियों को पहनने से मना किया। यहाँ तक कि विदेशी चीनी के बने प्रसाद को महंत एवं पुजारियों ने भगवान को भोग नहीं लगाने का निर्णय किया। और बच्चों, अब बंग भंग यानी बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के दूरगामी परिणाम सामने आए, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, बंग भंग के कारण एकता की भावना का विकास हुआ। दूसरा, स्वदेशी के प्रति नागरिकों का सम्मान बढ़ा। तीसरा, मृत प्राय हो चुके हथकरघा, रेशम, बुनाई, दस्तकारी उद्योग में नवजीवन का संचार हुआ। चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तरह ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। इसी के साथ बहुत कम समय में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। देशी भाषा और यानी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार हुआ। इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू अहमद के लिखे गीत क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता प्रेमियों में प्रेरणा स्रोत बने। बंग भंग के बाद अंग्रेजों ने सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने का काम किया। वे स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए समय समय पर मुस्लिम संप्रदाय को भड़काया करते थे। अंग्रेजों के इशारे पर ही इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कर्जन के 6 वर्षों के लंबे शासनकाल ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीयों का पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। बच्चों, एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण कांग्रेस जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गई, जिसे हम सूरत की फूट के नाम से जानते हैं। आइए हम इस घटना के बारे में जानें। बंगाल के विभाजन का कांग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदारवादी नेता सरकार के विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहते थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी अंग्रेज सरकार का विरोध करने का मन बना चुके थे। इसी बीच जब कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में होना था, किंतु अंतिम समय में उसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। उदारवादी नेताओं ने जहां रास बिहारी बोस को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया था, उग्र राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बस यहीं से उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध शुरू हो गया। विरोध के कारण अधिवेशन के पहले दिन सभा स्थगित रही। दूसरे दिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को इस अधिवेशन में शामिल कर लिया जाता है तो अध्यक्ष के पद पर होने वाले विवाद को खत्म किया जा सकता है। उदारवादियों ने इस प्रस्ताव को भी मानने से इनकार कर दिया, जिससे अधिवेशन में अव्यवस्था फैल गई। उग्र राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। इस घटना को सूरत की फूट कहा जाता है। यह विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया। वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का नया अध्याय आरंभ होता है। एक नई भावना लोगों में जागृत हुई। बच्चों, अब हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। उनका स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए
उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक साम्राज्य विरोधी जन आंदोलन में बदल गया। यही समय था जब मोहनदास करमचंद गांधी सामने आए और राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बने। इंग्लैंड में कानून की शिक्षा पाने के बाद वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। अफ्रीकी सरकार की भेदभावपूर्ण और रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने अपने कर्म दर्शन का विकास किया। उनके नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली जन आंदोलन चले। कानूनों का उल्लंघन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अदालतों का बहिष्कार, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, शराब और विदेशी माल बेचने वाले दुकानों पर धरना, कर न चुकाना तथा प्रमुख उद्योग व्यापारों को बंद करना, यही इन आंदोलन के मूल तत्व थे। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे, जेल जाने लगे तथा लाठी गोली का सामना करने लगे। गांधी जी सादा जीवन बिताते थे तथा जनता से उसी भाषा में बात करते थे जिसे वह समझती थी, इसीलिए उन्हें महात्मा कहा जाने लगा। विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्होंने जिस प्राविधि का आश्रय लिया उसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। समाज सुधार के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान छुआछूत की उस अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाना था जिसने लाखों भारतीयों को जानवरों की दशा में पहुंचा दिया था। उनका दूसरा योगदान कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में था। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बतलाया और चरखे को बढ़ावा दिया। चरखे का महत्व इतना बढ़ गया कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में भी आ गया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की एकता मजबूत बनी और स्वतंत्रता के लिए भारत की जनता उठ खड़ी हुई। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें टर्की की हार हुई, विजयी देशों ने तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर डाला। इससे मुस्लिम जनता भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैला। ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया और उसके लिए 1919 में रोलेट अधिनियम दिया गया। इससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी। इसके बाद बच्चों, पंजाब में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश में आवाज़ उठी। 6 अप्रैल को अनेक जगहों पर हड़तालों, काम बंद और प्रदर्शनों के आयोजन किए गए। सबसे ज़्यादा रोलेट अधिनियम का विरोध पंजाब में हुआ। पंजाब में सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन एक सभा हुई। जनरल डायर अपने सैनिकों को साथ लेकर बाग में दाखिल हुआ और उसने बाग का जो एकमात्र निकास द्वार था उसे घेर लिया। फिर बिना कोई चेतावनी दिए जब तक गोला बारूद खत्म न हो जाए तब तक उसने गोली चलाने के आदेश दिए। सभा में स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े भी थे। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। कोई भी बाहर भाग नहीं सका। कुछ समय बाद डायर अपने सैनिकों को लेकर चला गया। बाग में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 लोग मृत और कोई 1200 लोग घायल हुए। कई लोग बाग में स्थित कुएं में जिंदा गिर गए। इस दानवीय कार्य ने पूरे देश में गुस्से की तीव्र लहर उत्पन्न की। डायर की इस क्रूरतम पशुता और जानबूझकर किए गए नरसंहार से अनेक अंग्रेजों की आत्मा तक कांप उठी और उन्होंने भी इसकी निंदा की। इस नरसंहार के तत्काल बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर एक आतंक राज कायम कर दिया गया, मगर यह आतंक भी आंदोलन को दबा न सका। डायर ने जिस सैनिक भय के उत्पन्न होने की आशा की थी वह उत्पन्न न हो सका। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसके साथ बच्चों खिलाफत आंदोलन भी टर्की के लिए किया गया। देखें, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था उस पर वहाँ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समर्थन में भारत के अली भाइयों
यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में उन्होंने सहायता की, किंतु टर्की में इस आंदोलन के समाप्त होते ही भारत में यह आंदोलन फीका पड़ गया। कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति, यह असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया जाना था। आरंभिक चरण में सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटाना था। इसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करने तथा करों की अदायगी न करने का अभियान चलाया जाना था। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता तैयार किया जाएगा, यह भी निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिली। विधानमंडलों के चुनाव में लगभग 2/3 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। राष्ट्रीय शिक्षा का एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, पूरे देश में हड़तालें हुई। हजारों लोगों ने स्वयं सेवकों में नाम लिखवाया। आंदोलन के दौरान जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया तो भारत में उसका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। दमन जारी रहा और साल के खत्म होने तक गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े नेता जेलों में बंद किए जा चुके थे। फरवरी के आरंभ में गांधी जी ने गुजरात के बारदोली जिले में कर न चुकाने का अभियान चलाने का फैसला लिया, परंतु उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी के पास जब तक यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने इसे देवीय चेतावनी की तरह ग्रहण किया और पूरे असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया। इस समय जो नेता जेलों में बंद थे, उन्हें आंदोलन रोके जाने की खबर सुनकर अप्रसन्नता हुई। स्वयं गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई, मगर उन्हें 2 वर्षों के अंदर ही रिहा कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस के एक भाग ने कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी बना ली और फैसला किया कि विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेंगे, जिसका कि वे अभी तक बहिष्कार करते आए थे। उनका उद्देश्य था इन संस्थाओं के अंदर रहकर तब तक कार्य में बाधा डालना जब तक कि जनता की मांगें मान नहीं ली जाती। इसके बाद बच्चों हम साइमन कमीशन जो भारत आया उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अगले 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम की सफलता पर विचार करने तथा आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया, किंतु इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इससे भारतीय जनमानस बड़ा दुखी हुआ। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जहां पर उसे एक देशव्यापी हड़ताल का सामना करना पड़ा। केंद्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में कमेटियां बनाई गईं ताकि जहां भी वह जाए उसके खिलाफ प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया जा सके। हड़तालियों का नारा था साइमन वापस जाओ। अनेक जगहों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। पंजाब में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अंग्रेजों के लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनका देहांत हो गया। अंत में साइमन कमीशन वापस चला गया। बच्चों, महात्मा गांधी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार जारी रखा जाए, इसे लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गए। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने घोषित किया कि हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज फहराया। कांग्रेस ने आगामी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का भी निर्णय लिया। कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दी गई थी। वाइसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगें प्रस्तुत की और यह भी घोषित किया कि मांग स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। गांधी जी की कौन सी मांगी थी बच्चों, देखिए। गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% की कमी हो और कपड़ों का आयात कम हो। वाइसराय ने इन मांगों को अस्वीकार किया। अतः गांधी जी ने योजना अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। देखें गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साथियों सहित साबरमती आश्रम से लगभग 200 मील दूर स्थित दांडी के लिए निकले। यात्रा के मार्ग पर लोगों ने उनका स्वागत किया। वह 5 अप्रैल को यात्रा दांडी पहुंची। 6 अप्रैल को गांधी जी व उनके साथियों ने नमक कानून को तोड़कर आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ते ही देश भर में ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा की गई। अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को बंदी बनाकर पूना की यरवदा जेल भेज दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद तैयब जी और उनके बंदी बनाए जाने के बाद सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला। जून 1930 तक आंदोलन पूरे जोर पर पहुंच गया। इसी बीच लंदन में 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में यह बात साफ हो गई थी कि भारतीय समस्या के हल के लिए कांग्रेस का सहयोग आवश्यक है। इन परिस्थितियों में सरकार ने गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को बिना शर्त रिहा किया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी की वाइसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता अस्तित्व में आया। इस समझौते के अंतर्गत सरकार ने ऐसे कैदियों को रिहा करने का वादा किया जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने और शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों के बाहर धरना देने की भी अनुमति दी गई। बच्चों, इसके बाद गांधी जी का सबसे अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत से पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे, उसे स्वाधीनता की यथार्थता पूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वाधीनता से न्यून किसी भी बात से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हम करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का एक नारा जनमानस के सामने रखा। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व यह रहा कि इसमें भारत की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आंदोलन की तात्कालिक मांग बना दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया गया तथा हजारों की संख्या में गिरफ्तारी की। दमन चक्र जैसे जैसे बढ़ता गया, उपद्रव बढ़ते गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, मंडला, बैतूल तथा देसी रियासतों में भी अनेक स्थानों पर आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। शिक्षण संस्थाएं बंद हो गईं। सरकारी दमन के चलते हजारों लोग मारे गए।
आंदोलनकारियों ने अपना आक्रोश रेलवे स्टेशनों को जलाकर, पटरियों को उखाड़कर, तार के खंभे गिराकर, सरकारी कार्यालयों को ध्वस्त कर व्यक्त किया। क्रांतिकारी तत्वों ने अपने तरीके से शासन तंत्र का विरोध किया। देखिए कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु आंदोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग को लंबे समय तक उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन के कारण ही विश्व जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत हुआ। इसी कारण आंदोलन की समाप्ति के पश्चात सत्ता के हस्तांतरण का प्रश्न ही प्रमुख बना।